आज मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मैं और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो भी अचीवमेंट्स डिपार्टमेंट ने किया और जो काम हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट को लेकर, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ने एक एप्रिकॉट प्रोसेसिंग और अदर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट नीमो में एस्टेब्लिश किया है, जो लगभग 4 करोड़ की लागत से बना है। तो इसमें जो भी प्रोसेसिंग इसमें फ्रूट्स की होगी उसकी वो की जाएगी और उससे इंटरप्रेनर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उसके ऊपर हम आगे भी इस सीज़न में काम करेंगे। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिबकथॉर्न के लिए नीमो में एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसमें 90% काम ख़त्म हो चुका है और 10% काम जिसमें इक्विपमेंट्स का कुछ काम बचा हुआ है, तो वो भी आने वाले सीज़न में हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें 8 कैनाल के करीब एरिया है जिसमें हम जीनोटाइप्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो सिबकथॉर्न और उसके अलावा एप्रिकॉट है उसके बारे में। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है यूटी बनने के बाद में कि यहाँ से फ्रूट्स का एक्सपोर्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें एप्रिकॉट और एप्पल इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं हमारे। तो एप्पल का और एप्रिकॉट का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 2021-22 में 25 टन था और 2022-23 में 31.5 मीट्रिक टन है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। एरिया एक्सपेंशन हॉर्टिकल्चर में काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल में 2022-23 में 230 हेक्टेयर लगभग, ये लगा लें कि आप इसमें 230 लगभग 4000 कनाल के करीब इसमें एरिया हमारा एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इससे अगर ओवरऑल हम बात करें तो लगभग 1400 इसमें मेट्रिक टन इससे फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे। इसके अलावा आपको पता होगा जीआई टैगिंग इसमें रक्षे कार्पो का किया गया और उसी के साथ में हलमन और करकिचू एप्पल का जीआई टैगिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, तो वो भी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा और इससे हमें हमारे फ्रूट्स को एक तो नई पहचान मिलेगी और दूसरा इसका ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हमें हेल्प मिलेगा। हमने 1230 के करीब पैक हाउसेज जो 2 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने दिए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में 1550 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स को दिया गया, जिसमें 50,000 रुपये पर यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ में बोरवेल्स भी काफ़ी दिए गए हैं बेनिफिशरी को, जिसमें 90,000 रुपये एक बोरवेल के हिसाब से दिया जा रहा है और 500 के करीब हमारे बोरवेल एस्टेब्लिश किए गए डिफरेंट हॉर्टिकल्चर एरियाज़ में। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में 5,870 5870 ग्रीन हाउसेज को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें ट्यूबुलर और वुडन दोनों हैं इसमें, जिसमें सब्सिडी दी जा रही है 24,380 सब्सिडी इसमें ट्यूबुलर के लिए है और वुडन के लिए 16,146 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। ड्रिप इरीगेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लद्दाख में, 600 कैनाल एरिया टारगेट किया गया है और उसके ऊपर काम हुआ है और इसमें सब्सिडी है वो 73,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर है। इसमें प्रिजर्वेशन यूनिट्स 59 प्रिजर्वेशन यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया 2022-23 में और इसमें सब्सिडी है वो 1 लाख रुपया पर यूनिट दी जा रही है। तो इससे एक तो सेल्फ लाइफ बढ़ेगी वेजिटेबल की और फ्रूट्स की और उससे क्वालिटी भी अच्छी होती है इसमें। हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन में 464 पावर टिलर्स को फार्मर्स को दिया गया, जिसमें सब्सिडी कंपोनेंट 50,000 और 75,000 है, डिपेंडिंग अपॉन द हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। इसके अलावा कोडलिंग मोथ एक बड़ी समस्या है लद्दाख में एप्रिकॉट और एप्पल को लेकर, तो इसमें हमने पिछले साल 1.5 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है और उसमें मेनली हमने जो भी कोडलिंग मोथ से इन्फेक्टेड एरियाज हैं उसमें ट्रेनिंग्स को करवाना, फार्मर्स को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देना और उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि हमारे जो फ्रूट प्रोडक्शन वो भी बढ़ेगा और फार्मर्स की इनकम भी इससे ज़्यादा होगी। और आपको इससे इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी का भी कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। सर ये 400 कैनल फूड प्रोडक्शन एक्सपेंसिव, तो वो जो किस जगह पर कैसे, जैसे बैरन लैंड को फ्रूट कल्टीवेशन में लाया, क्या इसका थोड़ा डिटेल? इसमें दो चीज़ें हैं, जो भी इसमें एक तो जो फार्मर जिसके पास में ऑर्चर्ड नहीं था उससे टोटली नई लैंड को हमने कन्वर्ट किया है और दूसरा इसमें कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनके जो फ्रूट ऑर्चर्ड थे वो या तो बहुत पुराने हो गए थे या उनकी जो लाइफ वो ख़त्म हो गई थी, तो उसको हमने सेनाइल या जिसको ऑर्चर्ड है उसको हमने रिप्लेस किया है। तो इसमें दोनों तरह की चीज़ें, इसमें नए एरियाज़ को भी हमने कवर किया और जो पुराने बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे ऑर्चर्ड उसको भी हमने रिजुवेनेट किया है।
हाँ, और एक चीज़ सर आप बता रहे थे कि ड्रिप इरिगेशन और जो बोरवेल जहाँ फूड प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब कि कैसे जो फार्मर को मिल सकता है? उसमें हम फार्मर से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर के थ्रू। और अगर किसी फार्मर को लगता है कि उसके पास में पानी की कमी है, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन एक अच्छा उसका ऑप्शन है। तो फार्मर ड्रिप इरिगेशन के लिए हमें अप्रोच कर सकता है। या फिर अगर उसके पास में कोई भी सोर्स नहीं है वाटर का, तो अगर उसके एरिया में अगर वाटर अवेलेबिलिटी है, तो वो बोरवेल के थ्रू या सोलर लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फार्मर अपना ऑर्चर्ड को आगे बढ़ा सके। और सर ये जो फूड प्रोसेसिंग है नेमो जो बताया आपने 4 करोड़ के लगभग, उसमें क्या क्या कौन कौन से फूड प्रोसेस किया जाएगा, उसमें पूरा शाम रीजन का है या कैसे? उसमें देखिए, ये जो अभी, क्योंकि लद्दाख में जो फ्रूट्स है उसका जो प्रोसेसिंग है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ वेस्टेज ऑफ फ्रूट बहुत ज़्यादा है। जो हम फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/3 फ्रूट हमारा वेस्टेज हो जाता है। तो अगर फ्रूट को हम प्रोसेस नहीं करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए डीआरडीओ बिहार की मदद से हमने ये जो एप्रिकॉट प्रोसेसिंग प्लांट है इसको एस्टेब्लिश किया है। ये मल्टीपल फ्रूट्स के लिए काम करता है। इसमें चाहे एप्रिकॉट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे सीबकथॉर्न हो, इसमें सभी फ्रूट्स का काम होता है। और इसमें मेनली जो प्रोडक्ट है उसमें चाहे ग्रेडिंग हो, पैकेजिंग हो, या मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक जूस, जेली, जैम, या ऑयल एक्सट्रैक्शन भी इसका पार्ट है, और वैक्यूम ड्राइंग भी इसका पार्ट है। तो इसमें मल्टीपल इसमें ऑप्शन है। वो डिपेंड करेगा कि जिस फार्मर को इंटरेस्टेड है, वो फार्मर उसमें टाई अप करके अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकता है। तो ये एक फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की। इसमें हम ट्रेनिंग भी करवाएंगे इसमें फार्मर्स की हम, और उसके साथ में प्रोसेसिंग भी करेंगे। तो फार्मर से जो प्रोसेसिंग करेंगे सब उसका कुछ फीस है क्या, नॉमिनल कोई चार्जेस वगैरह हाँ, है? वो रहेगा, क्योंकि जो भी मान लो प्रोसेस प्लांट कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई कॉस्ट होती है, चाहे वो बिजली का खर्चा हो, चाहे बाकी जो O&M चार्जेस हो। तो उसमें एक नॉमिनल फीस होगी। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट वाला कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि उससे फार्मर को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि प्रोसेसिंग, क्योंकि हर फार्मर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा सकता। तो एक ये एक ऑप्शन है फार्मर्स को कि वो एक कॉमन फैसिलिटी के ऊपर अपने प्रोसेस करवा सकते हैं फ्रूट्स। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से मैं कुछ डिपार्टमेंट की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं और जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरे साथ में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मोजेज साहब भी हैं। और इसमें डिपार्टमेंट ने जो नए इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगा। एक तो डिपार्टमेंट का मेजर रोल है जो एसेंशियल आइटम्स हैं डेली यूज़, उसको फेयर प्राइस के ऊपर लोगों को सप्लाई करना। तो इसमें डिपार्टमेंट अपनी तरफ से काम कर रहा है। और इसमें हमारे पास में टोटल 13 कंज्यूमर रिटेल शॉप, 13 कंज्यूमर रिटेल शॉप्स हम डिफरेंट विलेजेस में लद्दाख में हम इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुपर मार्केट्स भी हमने एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें एक करगिल में है, एक सांको में, और दिस्कित में भी हम इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और लेह में भी कर रहे हैं। उसका मकसद यही है कि लोगों को अच्छे प्राइस के ऊपर क्वालिटी हम सप्लाई कर सकें डिफरेंट पार्ट्स में। इसके साथ में कुछ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो डिफरेंट हमारी प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग सोसाइटीज़ के थ्रू लोगों को पहुंचाना। तो इसमें हम आर्मी को मार्केट में सप्लाई करते हैं, इसमें चाहे वेजिटेबल्स हों या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, और डिफरेंट जो एरियाज है उसको भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो 2 एक्ट के तहत हो रहा है, जिसमें J&K कोऑपरेटिव एक्ट 1989 और कोऑपरेटिव सेल्फ रिलायंट एक्ट 1999। हमारी टोटल 304 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं लद्दाख में, और 80 कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पिछले 2 साल में एस्टेब्लिश की हैं, और उसमें मैक्सिमम मिल्क और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पहले से भी केमिकल फर्टिलाइज़र को सप्लाई करता रहा है। अब हमने उसके साथ में ऐड ये किया है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है या जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको भी हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फार्मर्स में, जिससे कि हम लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल और ऑर्गेनिक रीजन में कन्वर्ट कर सकें। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जिसमें चांगथांग पश्मीना ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसने इस साल 17.5 टन्स पश्मीना का परचेज किया है, और उसका एवरेज रेट 4,000 रुपीज़ पर केजी इसमें मिला है। और इसका मकसद यही है कि हम एक रेट को एस्टेब्लिश कर सकें, कोई भी डिस्ट्रेस सेल ना करे, और हम इसके लिए सोसाइटी को पूरी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। डी हेयरिंग प्लांट जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत आने जा रहा है,
तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है और वो भी इस साल हम कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिश हम कर सकें। इसके अलावा हमारी बामी दुनिया कोऑपरेटिव सोसाइटी और फ्रूट ग्रोअर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी करगिल, ये दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अच्छा काम कर रही हैं दोनों सेक्टर्स में। एक स्पेशल प्रोजेक्ट कोल्ड स्टोरेज का हमने एस्टेब्लिश किया था 2 साल पहले, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट लगभग 12 करोड़ की लागत से बना है और 1000 मेट्रिक टन इसमें इसकी कैपेसिटी है। और इस साल हमारी सोसाइटीज़ और जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर है वो लगभग 400 टन के करीब इसमें मटेरियल रखा हुआ और उसका यूज़ हो रहा है। मिल्क प्लांट भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू हम इसमें एस्टेब्लिश कर रहे हैं और इस प्लांट का एनडीडीबी के साथ में एमओयू हुआ है। और इसमें ये प्लांट हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल से इसको स्टार्ट कर सकें, जिससे कि जो मिल्क सेक्टर उसको हम बढ़ा सकें, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा 4 एडिशनल ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज हमने एस्टेब्लिश किए दोनों डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि जो लोकल प्रोड्यूस है उसको विंटर में सेफ रख सकें। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इसके अलावा डिपार्टमेंट के जितने भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको नेशनल डेटाबेस के साथ में जोड़ा जा रहा है और हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिजिटलाइज किया जा रहा है और उसका कनेक्ट नेशनल जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके साथ में होगा, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को हम न सिर्फ यहाँ पर बाकी हम बाहर भी जाके उसको सेल कर सकें। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिवाइवल को लेकर और नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है और हमारी कोशिश है कि इस सेक्टर को एम्पावर किया जा सके और जितना भी जो भी इसमें फार्मर्स हैं या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से इसमें काफ़ी काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी हम जो भी हमारे टारगेट्स हैं उसको हम अचीव करेंगे। सर, जो कोल्ड स्टोरेज में आप अभी बात कर रहे थे 400 टन, तो ये सर अभी जो मार्केट में वेजिटेबल मिल रहा है वो सब वही कोल्ड स्टोरेज का ये प्रोडक्ट है सर क्या? नहीं, मार्केट में वेजिटेबल कई सोर्सेज से आ रही है। एक तो सोर्स ये है कि कुछ लोग जो स्टोरेज किया हुआ है उस वेजिटेबल को लेके आ रहे हैं जो पहले की जो स्टोरेज होगी। दूसरा, इसमें कुछ लोग एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी वेजिटेबल को लेके आ रहे हैं। और हमारा जो कोल्ड स्टोरेज में है उसमें मैक्सिमम बल्क सप्लाई की इसमें वेजिटेबल स्टोरेज है। जैसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो आर्मी को सप्लाई करती है तो वो उसमें रखा हुआ है। उसके अलावा जो मीट आइटम्स हैं या वो दूसरे प्रोडक्ट हैं, कोई आइसक्रीम हो गया, ऐसी चीज़ें, वो रखा हुआ है। क्यों बाकी जो मार्केट में सप्लाई रेगुलर इनका थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आ रहा है। जैसे सर फॉर एग्जांपल जो पेरिशेबल आइटम्स फॉर एग्जांपल जैसे टोमेटोज होता है या कॉलीफ्लावर होता है, ये सब कोल्ड स्टोर में स्टोर नहीं होते? हाँ बिल्कुल, वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड सेल्फ लाइफ ऑफ एनी वेजिटेबल एक्चुअली। तो उस हिसाब से जो भी हमारे पास में जो भी इंटरप्रेन्योर लेके आ रहा है, जो भी यूज़र लेके आ रहा है, तो हम अपनी तरफ से रख लेते हैं उसको। तो जैसा उसको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो मार्केट में भी सप्लाई करते हैं। सर, हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ये इस वक्त जो लद्दाख रीजन में केमिकल फर्टिलाइजर की प्रोक्योरमेंट कितना है सर? लगभग अगर बात करें तो लगभग 60% के करीब हमारा अभी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है और 40% हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर या बायो फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है। तो इसको हम इसको सिस्टमेटिक रिड्यूस कर रहे हैं। हमें कोई अब्रप्ट या इमीडिएट कोई भी हमने इसमें चेक नहीं किया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि थ्रू वर्मी कंपोस्टिंग मैं ये बताऊंगा आपको कि 2019 से लेकर आज तक लगभग 3500 वर्मी कंपोस्ट यूनिट एस्टेब्लिश की गई हैं। तो उसका मकसद ये है कि पहले ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए जितने भी फार्मर्स हैं और धीरे धीरे फेज वाइज जो केमिकल है उसको रिड्यूस किया जाए। तो उस के हिसाब से साल भर साल रिड्यूस होते जा रहे जो केमिकल फर्टिलाइजर ईयर वाइज हम जो बायो फर्टिलाइजर है उसका रेशियो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर को हम कम कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से एक तो सोयल आपकी मतलब इनफर्टाइल हो जाती है और दूसरा जो हम प्रोड्यूस यूज़ करते हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो उसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं और बायो फर्टिलाइजर को हम बढ़ा रहे हैं उसमें। तो चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के थ्रू हो, चाहे रिगपा के थ्रू हो, तो हम उसके थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि बाकी हम उसमें फसल उन चीज़ों को बढ़ा सकें और केमिकल फर्टिलाइजर को हम कम कर सकें। सर, ये लोकल प्रोडक्ट को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव रहते हैं प्रमोटिंग? हम लोकल प्रोडक्ट को लेके चाहे वो डिफरेंट हमारे चाहे जैसे मिल्क है या फिर बटर है
या दूसरे प्रोडक्ट है, चीज़ है, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेके हमने एनडीडीबी के साथ में एमओयू किया है, जिसमें हम चाहे A2 मिल्क हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेके हम इसका स्पेशल ब्रांडिंग और उसका पैकेजिंग करके उसको स्पेशल अलग से उसको मार्केट में लेके जाएंगे, और जो बाकी प्रोडक्ट है, जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसको हम अलग से उसको मार्केट करेंगे। तो हमारी तरफ से कोशिश ये है कि उसके लिए अलग से स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो और मार्केटिंग ब्रांडिंग हो, और उसके साथ में उसको अलग से एक्सपोज किया जाए उस प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो विंटर्स में वेजिटेबल प्रोक्योर करते हैं, तो इस साल का अभी तक तो कुछ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में सर जो जब ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज है तो उसमें हम डम नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ आपकी कोऑपरेटिव के स्टाफ है वहाँ डिप्यूट करना, फिर वहाँ से एयर चार्जेज। नहीं, डंप कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ हम डंप करेंगे उसका भी कॉस्ट है कुछ ना कुछ, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट डंप करते हैं तो उसका एक तो सेल्फ लाइफ है कि आप कितने दिन उसको रख सकते हैं, दूसरा जो भी हम डंप करेंगे उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा है जब हम बाहर से कोई भी चीज़ लेके आएंगे, और जो हमारे एरियाज हैं उसमें हर आदमी महंगी सब्जी को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अब सब्जी हम लेके आ रहे हैं वो सीधा प्लेन में जो चंडीगढ़ में रेट होगा उस रेट पे लगभग लोगों को मिल रही है, तो वो डंप भी कुछ किया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो डिमांड है वो फ्रेश आइटम्स रहता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि फ्रेश आइटम लोगों को मिले, तो उसलिए हम उसको सस्ते रेट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एरियाज में हम सस्ती सब्जी और फ्रूट सप्लाई कर सकें। आज शुरू हो गया और आज शुरू हुआ, आज सर ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू लोगों हुआ। का ये भी शिकायत है कि ये ले सेंट्रिक रहता है, ले वालों को ज़्यादा नहीं, तो गांव में कैसे आप लोग सिस्टम बनाए कि ताकि दूर दूर गांव में भी ये वेजिटेबल जो प्रोक्योर करते हैं उसको भी मिले? नहीं, ले देखिए ले सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि ले में तो डिफरेंट सोर्सेज से सब्जी वैसे भी आ रही है, चाहे वो ग्रीन हाउसेज हों, चाहे एयर लिफ्ट करके, और लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं सिटी में। हमने कोशिश इस बार ये किया है कि पहले हम रिमोट एरियाज को कवर करेंगे। आज भी हमने जो कंसाइनमेंट भेजा उसमें हमने शाम एरिया में भेजी है एक जो 4 टन, और 4 टन हमने खारू में भेजा है। तो ले हमारा जो सिटी है उसमें हम इसके बाद में हम कोशिश करें कि बाद में सप्लाई कर सकें, क्योंकि ले में मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हम आउटर एरियाज को पहले कवर कर रहे हैं। और हमारे इस साल जो हमारा प्लान है, मुझे लगता है कि जब तक रोड नहीं खुलेगा तब तक हम हर वीक चाहे ले हो कारगिल हो, दोनों में हम सब्जियां सप्लाई करते रहेंगे। सर मेडिसिन की अगर बात करें, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में प्राइस कम है और फिर भी लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है कि वहाँ पे भी केमिस्ट है कोऑपरेटिव की ओर से, तो इसलिए ये क्या वजह हो सकती है? क्या मेडिसिन जो है अपडेटेड है कि जो मेडिसिन उनको लिखा जाता है क्या वो कोऑपरेटिव में है, या इतनी लोगों में इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार जो है काफ़ी महंगी मेडिसिन लेते हैं तो कुछ लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उससे कैसे ये काम चल रहा है? उसमें मैं यही कहूँगा कि एक तो जो हमारा एसएनएम में मेडिकल स्टोर है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, एक तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं भी चेक कर रहा था उसमें काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसका लोकेशन थोड़ा साइड में हो सकता है, इसलिए अवेयरनेस की कमी हो। तो इसको हम अपनी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और दूसरा, जहाँ तक मेडिसिन की बात है, तो मुझे लगता है कि ऐसा शॉर्टेज का या क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि काफ़ी डेली यूज़ पर हमारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और कुछ कुछ मेडिसिन में तो हमारा कोई 20-30% तक बेनिफिट, और सर्जिकल जो इक्विपमेंट है उसमें तो 50% तक बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम उसका अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और हमारी कोशिश है कि लोगों को, खास तौर से जो दूर दराज से जो गरीब कोई पेशेंट आ रहा है उसको मतलब सस्ती दवाई या इक्विपमेंट मिल सके। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट में होगा तो अच्छा होगा, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसका कंपनी या उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वो आप कहाँ से ले रहे हो। तो मैं अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से इसको अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, हमारी कोशिश रहेगी।